ओके, तो एक बार क्विकली आओ पहले समझते हैं ऑडिट का मतलब क्या है। ठीक है, ऑडिट का मतलब क्या? ऑडिट का मतलब हमें एग्जामिनेशन करना है, हमें रिव्यू करना है, हमें चेकिंग करनी है। किस चीज की? बुक्स ऑफ अकाउंट्स की। ठीक है, सो हम जिस ऑडिट की बात कर रहे हैं वो स्पेसिफिक ऑडिट है जिसका नाम है फाइनेंशियल ऑडिट। उसके अंदर हम फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चेकिंग करेंगे, या फिर हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट। तो ऑडिट तो एक कॉमन वर्ड हो गया, इसको जिस भी चीज के साथ अटैच कर दोगे ये वही रूप ले लेगा, वही चीज बन जाएगा। अगर कॉस्ट शीट बनाना सीखा है आपने, कॉस्ट शीट बनाना, तो अगर आप कॉस्ट शीट का ऑडिट करोगे तो वो कॉस्ट ऑडिट बन जाएगा। क्या आपने फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने सीखे हैं? क्या होते हैं फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जरा बता दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, और एक चीज और है, एक चीज और है, फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हाँ जी, इनकम स्टेटमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। एक और चीज होती है जिसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। तीनों चीजों को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। नोट्स टू अकाउंट्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। अगर इन सारों चीजों का ऑडिट होगा तो मैं क्या बोलूंगा? फाइनेंशियल ऑडिट है ये, इसका नाम चेंज जाएगा फाइनेंशियल ऑडिट। अगर मैं कॉस्ट शीट का आपको बोलूंगा कॉस्ट शीट का ऑडिट कर दो भाई, कॉस्ट स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर दो, तो उसका क्या नाम होगा? कॉस्ट ऑडिट हो जाएगा। अगर मैं आपको कहूं सेक्रेटेरियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट कर दूं तो उस ऑडिट का क्या नाम होगा? सेक्रेटेरियल ऑडिट। सर ये क्या होता है सेक्रेटेरियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स? हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि सेक्रेटेरियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। कहने का मतलब ये, आप किसी भी चीज का ऑडिट करते हो, आप किसी भी चीज का चेकिंग करते हो, एग्जामिनेशन करते हो, वेरिफिकेशन करते हो, उसे बोलते हैं ऑडिट। अगर मैं आपके रूम में आके आपके रूम का ऑडिट कर रहा हूं तो उस ऑडिट को क्या बोलेंगे? रूम ऑडिट। लेकिन अब दिक्कत यह है, मैंने आपसे पूछा जरा बता दो क्या मैं आज शाम को आपके रूम में आना चाहता हूं और आपके रूम का ऑडिट करूंगा, आपके अलमीरा, आपके सारे बिलोंगिंग्स को देखूंगा और उसका ऑडिट करूंगा, आपका जवाब क्या होगा? नहीं सर, आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। सो ऑडिट के लिए अथॉरिटी होनी जरूरी है। ऑडिट के लिए एक लीगल बैकिंग प्रोविजन होना जरूरी है जो आपको कहे कि हां आप ऑडिट करने के एलिजिबल हो, आपको अथॉरिटी है कि आप ऑडिट कर सकते हो। तो अथॉरिटी कौन देगा हमें ऑडिट करने की? वो देगा कंपनीज एक्ट 2013। 2013 हमें बताएगा कि हां अब आप ऑडिट कर सकते हो, इस कंपनी का ऑडिट कर सकते हो। कि देखो अपने आप मतलब मन से कोई ऑडिट नहीं करवाना चाहता। क्या आपको अच्छा लगता है जब आपके पेरेंट्स आपको बार बार आके टोकते हैं, ये मत करो, ये करो, पढ़ाई कर लो, क्यों नेटफ्लिक्स देख रहे हो, क्यों यूट्यूब देख रहे हो, पढ़ाई कर लो? क्या अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। हमें से किसी को भी ऑडिट करवाना अच्छा नहीं लगता, ये एक ह्यूमन नेचर है। और कंपनीज को भी नहीं अच्छा लगता। कंपनीज भी कहती हैं भाई हमें कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है, हम तो अपने आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट बनाए हुए हैं, हमारे को कोई ऑडिट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब कंपनीज एक्ट अथॉरिटी से मैंडेटरी प्रोविजन को अप्लाई कर देता है कि अब तो ऑडिट कराना पड़ेगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको ऑडिट करवाना ही करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेक्शंस जो हमारे कंपनीज एक्ट के हैं जो ऑडिट से रिलेटेड हैं, जो हमें कहते हैं भाई ऑडिट कराना मैंडेटरी है। ठीक है, ये सेक्शंस हैं भाई कंपनीज एक्ट के जो ऑडिट करने के लिए मैंडेटरी बोल देते हैं। सेक्शन 139, 140, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 148, ये सेक्शंस हैं जो ऑडिट कराने के लिए बोलते हैं। और इन सेक्शंस की वजह से ही ऑडिट मैंडेटरी है। और अगर ऑडिट नहीं करवाया तो क्या होगा? कंपनी के साथ क्या हो सकता है अगर ऑडिट नहीं करवाया तो? लॉकआउट, प्रोसिक्यूशन ऑफ द डायरेक्टर्स, पेनल्टीज, तीनों चीजों के प्रावधान हैं कंपनीज एक्ट में अगर ऑडिट नहीं करवाया तो। ठीक है, तो सेक्शन 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर अपॉइंट कैसे होगा? सेक्शन 140 रिमूवल ऑफ ऑडिटर या रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। अच्छा तुम लोग जरा अपनी जनरल नॉलेज से बता दो, क्या रिमूवल ऑफ ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी हो सकता है? इज इट पॉसिबल? नहीं सर, आफ्टर एक्सपायरी तो हो ही नहीं सकता। रिमूवल तो बिफोर एक्सपायरी होगा, जो 5 साल है उसके बाद हो गया तो एक्सपायर ही हो गया, फिर रिमूवल की जरूरत ही नहीं आएगी। तो रिमूवल का कॉन्सेप्ट कहां अराइज होगा? जहां पर आप 5 साल एक्सपायर होने से पहले ऑडिटर को कहते हो भाई अब हमें आप नहीं चाहिए, कुछ भी रीजन हो सकता है उसका, आपको उनकी एफिशिएंसी पे डाउट है, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो गया, कोई भी रीजन हो सकता है, डेथ हो सकता है, लेकिन रिमूवल जो है वो पहले होगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सेक्शन 141 आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं। 142 रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स, 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज, 145 ऑडिटर टू साइन द रिपोर्ट, 146 अटेंड जनरल मीटिंग एंड पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन 147 और 148 कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, बताना जरा हम जो प्रोफेशन में हैं, हम जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं वो कौन सा कोर्स है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। आप जब सीएम में क्लियर कर लोगे तो आप क्या बनोगे? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। आपके लिए जो सेक्शन सिर्फ एक्सक्लूसिवली आपके लिए है, जो आपकी मोनोपोली है,
जिस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो, वो है सेक्शन 148 कॉस्ट ऑडिटर. सो कॉस्ट ऑडिटर इज द होल एंड सोल मोनोपोली ऑफ ओनली सीएमएज. तो हम जब आगे जाके अपने प्रोफेशन में जाएंगे ये चीज हम होली सोली हम करेंगे और कोई भी नहीं कर सकता. चलो क्विकली रिवाइज करते हैं. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स. अपॉइंटमेंट ऑडिटर का कैसे करना है भाई? सबसे पहली बात फर्स्ट ऑडिटर. ठीक है, फर्स्ट ऑडिटर मतलब अभी अभी कंपनी खुली है, कंपनी को ज्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी अभी कंपनी खुली है, एजीएम होने में बहुत टाइम है, अभी हमारा जो कंपनी का गेट है वो खाली है, उसमें कोई ऑडिटर नहीं है. अरे इंतजार करते हैं क्योंकि ऑडिटर हमेशा शेयर होल्डर लाता है. इंतजार करते हैं एजीएम का. एजीएम में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. सही या गलत? क्यों गलत? बिल्कुल, जब तक एजीएम ना हो तब तक हमारा दरवाजा खाली नहीं रह सकता. अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर हैज टू बी डन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना पड़ेगा फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट, क्योंकि हम इंतजार नहीं कर सकते एजीएम तक का कि एजीएम आए और हम वहां तक वेट करें. नेक्स्ट, अगर गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर है तो वो कौन अपॉइंट करेगा? सिर्फ और सिर्फ सीएजी. सीएजी का फुल फॉर्म क्या है? कितने दिनों में सीएजी को ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कितनी देर में करना पड़ता है? तो ये टाइम लिमिट्स याद रखनी है भाई. ठीक है, अच्छा सीएजी जो गवर्नमेंट ऑडिटर को अपॉइंट करता है, क्या सीएजी ही आगे भी चल के सब्सिक्वेंट कैजुअल सबको सीएजी ही करता है? हां, सबको सीएजी ही करता है. गवर्नमेंट ऑडिटर के केस में गवर्नमेंट ऑडिटर सीएजी ही अपॉइंट करता है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बॉडी बना दी जो गवर्नमेंट ऑडिट करवाने के लिए एक्सपर्ट है. अच्छा, क्यों एक्सपर्ट है वो बॉडी? उस बॉडी में ऐसी क्या खास बात है जो उसको बोला गया कि गवर्नमेंट ऑडिट आप लोग ही करवा सकते हो? वो ऐसी कौन सी ट्रेनिंग देती है जिस ट्रेनिंग के बेसिस पे गवर्नमेंट ऑडिट पॉसिबल होता है? क्या चीज वो करवाती है? परफेक्ट. इसे कहते हैं प्रोप्राइटी. प्रोप्राइटी मतलब जो फंड्स यूज हो रहे हैं ना वो एफिशिएंटली पब्लिक के बेनिफिट के लिए लग रहे हैं या नहीं लग रहे, पब्लिक के इंटरेस्ट में नहीं लग रहे. एक ही एडिशनल चीज चेक करनी पड़ती है अपार्ट फ्रॉम प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. प्राइवेट कंपनी अपने फंड्स को किस तरह यूटिलाइज कर रही है वो उसका अपना हेडेक है. और वैसे भी अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो फंड को वो बेस्ट तरीके से ही यूटिलाइज करेगी. लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में क्योंकि करप्शन के कहीं कहीं चांस होते हैं, फ्रॉड के कहीं कहीं चांस होते हैं, इस वजह से एक स्पेशल बॉडी बनाई गई जो फंड्स एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं इसकी भी चेकिंग करेगी अलोंग विद द नॉर्मल ऑडिट. ठीक है, ये भाई फर्स्ट ऑडिटर. अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिन के अंदर नहीं अपॉइंट किया, रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर आ जाएगी? शेयर होल्डर्स के ऊपर आ जाएगी. शेयर होल्डर्स के पास कितना टाइम है? 90 डेज. इन ईजीएम एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपको बुलानी पड़ेगी अर्जेंटली और मेंबर्स उसको अपॉइंट करेंगे किसी भी हाल में. गवर्नमेंट कंपनी अगर 60 डेज में नहीं करती ऑडिटर को अपॉइंट तो गवर्नमेंट कंपनी के बाद किसके पास आ जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी नहीं करते तो किसके पास आ जाएगा? मेंबर्स. तो 60 डेज 30 डेज 60 डेज इन डेज में हमारा ऑडिटर अपॉइंट होना ही होना चाहिए. अच्छा, अब पहला साल खत्म हो गया भाई, सब्सिक्वेंट ईयर आ गया. सब्सिक्वेंट ईयर में हमारा नॉन गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? एजीएम में मेंबर्स. अरे मेंबर्स क्यों? मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्यों ना कराऊं? मेंबर्स क्यों मैं? अरे भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं उसी का तो ऑडिट होना है. अगर उन्हीं का कोई बंदा आ गया तो फिर वो उनकी गलतियां कैसे निकालेगा? हमें तो शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से सोचना है. शेयर होल्डर कंपनी के बाहर बैठा है, उसको कंपनी के अंदर अपना कोई बंदा चाहिए जो उसको सारी डिटेल्स, सारा इंफॉर्मेशन ला के दे कि आखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं. तो सब्सिक्वेंट एजीएम में शेयर होल्डर अपॉइंट करेगा. अच्छा, कितने सालों तक अपॉइंटमेंट रहेगा? 5 साल तक. 6th एजीएम में चेंज हो जाएगा, कोई और ऑर्डर आ जाएगा. इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं कि 6th एजीएम में कोई नया ऑर्डर आएगा? इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? रोटेशन ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर को रोटेट करना जरूरी है. सर क्यों सर? मैंने एक बार ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, अरे मैं तो 10-12 साल उसी को रखना चाहता हूं. क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है एक ही ऑडिटर को लंबे समय तक रखने में? रोटेशन के प्रोविजन क्यों लाए गए कंपनीज एक्ट में? रीजन क्या है? फेमिलियरिटी. सबसे पहली बात, वो फेमिलियर हो जाएगा, वो फाइनेंशियल अकाउंट से फेमिलियर हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से फेमिलियर हो जाएगा, फाइनेंशियल जो उनका सिस्टम है उससे फेमिलियर हो जाएगा, और फिर वो थोड़ा सा इग्नोरेंट हो जाएगा, इग्नोर करना शुरू कर देगा कि ठीक है तो सब सही होगा, सब सही होगा, इट्स ओके. तो वो एटीट्यूड ताकि ना आए, इसलिए कंपनीज एक्ट ने कह दिया हर 6th एजीएम में आपको अपना नया ऑडिटर चूज करना पड़ेगा. 5 ईयर्स तक ही ऑडिटर रह सकता है, उसके बाद ऑडिटर नहीं रह सकता. आज की क्लास में एक और चीज बताऊंगा. अगर मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, एक पार्टनरशिप फर्म है जहां पर 2, 3, 4 पार्टनर्स है, ज्यादा पार्टनर्स है ना, तो उनको अलाउड है 5-5 साल के 2 टर्म्स, मतलब 5 साल तक, और छठे 6th एजीएम में वो एक और बार अपॉइंट हो जाएगा. तो टोटल 10 साल पार्टनरशिप फर्म रह सकता है एक ही कंपनी में. लेकिन अगर सोल प्रोप्राइटर है, एक ही ऑडिटर है, तो वो 5 साल ही रहेगा, वो फिर दोबारा रीअपॉइंट नहीं हो सकता. अच्छा, कोई कूलिंग ऑफ पीरियड का भी कंसेप्ट है क्या कि एक बार जो अपॉइंट हो वो कितने साल तक अपॉइंट नहीं हो सकता? 5 साल तक वो अपॉइंट नहीं हो सकता. क्या उसके 5 साल बाद वो दोबारा रीअपॉइंट हो सकता है?
बिल्कुल, उसके बाद वो दोबारा रिपॉइंट हो सकता है। ठीक है सर। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? सीएजी, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है, सीएजी इज द अथॉरिटी। कैजुअल वैकेंसी क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? 3 चीजों के बेसिस पर राइज होती है। 3 चीजें बता दो। नंबर 1 डेथ, नंबर 2 रेजिग्नेशन, नंबर 3 डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक वाला कौन सा? रेजिग्नेशन, क्योंकि रेजिग्नेशन के अंदर हमें रीजन जानना है कि उस बंदे ने रिजाइन क्यों किया। तीनों में से सबसे खतरनाक रेजिग्नेशन। तो आगे के सेक्शंस में हम लोग पढ़ेंगे कि जहां जहां रेजिग्नेशन होगा वहां एक स्पेशल चिट्ठी ऑडिटर को लिखनी पड़ेगी, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को, ये बताते हुए कि कोई रिजाइन क्यों कर रहा है, क्यों भाई कोई अपना जॉब छोड़ना चाहेगा, क्यों भाई कोई अपना अच्छा खासा जो काम है उसे छोड़ना चाहेगा, रिजाइन कोई क्यों करेगा। देखो, जेन्युइन रीजन भी हो सकता है, मेरी हेल्थ खराब है इसलिए मैं छोड़ना चाहता हूं, या मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑडिट हो गए हैं, मेरे पास समय कम है, मैं छोड़ना चाहता हूं। जेन्युइन रीजन तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इनजेन्युइन रीजन है, जैसे उसके साथ मार पिटाई हुई, उसके साथ कुछ भाई दबाव में लाया गया, उसके साथ कुछ मिसबिहेवियर करा गया, तो हमें पता होना चाहिए। सो कैजुअल वैकेंसी अराइजिंग इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन की वजह से कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। लेकिन प्लस देखना, प्लस एक और चीज है, प्लस अप्रूव्ड एट एजीएम विद इन 3 months ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंडेशन। क्यों अप्रूवल कर रहे हैं भाई? क्यों हम बेकार में शेयर होल्डर को इन्वॉल्व कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए रेजिग्नेशन क्यों हुआ। क्या शेयर होल्डर को यह पता लगना चाहिए कि डेथ क्यों हुई? डेथ में क्या है भाई, डेथ तो नेचुरल चीज है, वो तो होगी, वो हो गई तो हो गई, उसके लिए कोई शेयर होल्डर प्रॉब्लम में नहीं आएगा। अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुई, ये शेयर होल्डर को जानना जरूरी है? नहीं, ये तो लॉ कहता है, लॉ के अंदर पैरामीटर्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, वो हो गए, शेयर होल्डर को हमने बता दिया भाई ये हो गया, वो मान लेगा। लेकिन रेजिग्नेशन एक ऐसी चीज है जहां पर हमें स्पेशली शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि रिजाइन क्यों किया ऑडिटर ने, क्योंकि ये यूजुअल सर्कमस्टांस नहीं है। अच्छा, अगर अदर हो, सीवी ड्यू टू अदर रीजंस, कैजुअल वैकेंसी ड्यू टू अदर रीजंस, तो क्या हम शेयर होल्डर्स के पास जाएंगे? नहीं सर, जाने की कोई जरूरत नहीं है, फिल्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। 30 डेज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करें। अच्छा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कौन फिल करेगा? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज। अगर सीएजी ने नहीं अपॉइंट किया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर लेंगे विद इन 30 डेज। ठीक है, ये प्रोविजन एकदम क्लियर, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ठीक है सर, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स एंड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर्स। चलो सबसे पहले करते हैं रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। बता दो जरा, ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स? वही 5 साल वाली जो बात है ना, कि 5 साल में हमें ऑडिटर को अपने चेंज करना है, वही कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स। 5 साल बाद हमें ऑडिटर्स को चेंज करना है। 5 साल से ज्यादा किसी भी कंपनी में एक ऑडिटर नहीं रहना चाहिए। अच्छा सुनना, पते की बात सुनना, जब 1956 एक्ट था ना, कंपनीज एक्ट 1956, उसके अंदर रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। उसके अंदर ऑडिटर कहीं नहीं जाते थे। 10-10, 20-20, 30-30 साल एक ही ऑडिटर कंटिन्यू करता था। चारों बिग फोर में से एक बिग फोर है, वो बिग फोर के पास बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑडिट थे। जितने भी बड़े बड़े पीएसयूज हैं, जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑडिट हैं, वो उस एक बिग फोर के पास थे। एकदम निश्चिंत बैठा था कई सालों से कि भाई मेरे को तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों टेंशन नहीं है? मेरे पास तो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑडिट हैं। वो कभी भी मार्केट में अग्रेसिवली जाके काम नहीं ढूंढता था वो ऑडिटर, क्योंकि वो निश्चिंत थे, हमारे पास गवर्नमेंट ऑडिट है, हमें कोई टेंशन ही नहीं है और हमें रेवेन्यू अच्छा आ रहा है, हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हमें एडिशनल ऑडिट चाहिए भी नहीं। एकदम बेफिक्र होकर बैठा था। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया, बताओ उस बिग फोर के साथ क्या हुआ? बिग फोर का मतलब समझते हो? 4 बिग कंसल्टेंसी फर्म है जो वर्ल्ड की बेस्ट हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंसल्टेंसी फर्म, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी। तो बताओ उस वाले बिग फोर के साथ क्या होगा? जैसे निश्चिंत तकिए पे सर रख के सोया होगा, अरे मेरे पास तो बहुत सारे ऑडिट हैं और सालों से मेरा तो अच्छा रेवेन्यू आ रहा है। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 आया होगा, उसने क्या बम फोड़ा होगा उस वाली बिग फोर पे? परफेक्ट, उसने बोला होगा बस अब जो तुम्हारे आराम के दिन थे वो खत्म हो गए, क्योंकि अब तुम्हें जो एक ऑडिट मिलेगा वो सिर्फ 5 साल ही मिलेगा। 5 साल से ज्यादा आप ऑडिट एक कंपनी का नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या? मार्केट में जाना पड़ेगा, नए ऑडिट लाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 साल बाद तो वो ऑडिट खत्म हो जाएंगे। तो वो बिग फोर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में आई। एकदम से उसके जो पार्टनर्स थे, उसके जो लोग थे, लीडरशिप थी, उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने नए ऑडिट हासिल करने शुरू कर दिए। सो मैं आपको
इंप्लीकेशन बता रहा हूं, जब लॉ चेंज होता है, जैसे 1956 में तो रोटेशन नहीं चाहिए, 2013 में जैसे आया तो एकदम से खलबली मच गई पूरी मार्केट में, क्योंकि जो लोग निश्चिंत बैठे थे हमारे पास तो बहुत काम है भाई, ऑडिट का बहुत काम है हमारे पास, वो एकदम से उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, ठीक है, किन कंपनीज पे रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स का मैंडेटरी प्रोविजन है? नंबर 1, लिस्टेड कंपनी। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? व्हाट डू यू मीन बाय लिस्टेड कंपनी? क्या होता है? सीबीएसई। अब स्कूल से बाहर नहीं आया अभी। सीबीएसई में जो कंपनी लिस्टेड होती है, एनएससी, बीएससी, तो जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस कंपनी को कहते हैं लिस्टेड कंपनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बोला गया जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको रोटेशन ऑफ ऑर्डर्स का कॉन्सेप्ट मैंडेटरी है। अब सर ये बात बता दो, लिस्टेड कंपनी पे सबसे पहले गाज क्यों गिरती है? कंपनी एक्ट के जितने भी सेक्शन है ना, तुम सबसे पहले देखोगे कि लिस्टेड कंपनी पे ही सबसे पहले होता है, इस पे अप्लाई कर दो सबसे पहले, कोई भी कठोर चीज आती है ना सबसे पहले इस पे अप्लाई। क्यों भाई लिस्टेड कंपनी पे तक गाज क्यों गिरती है? परफेक्ट, रीजन बड़ा सिंपल है, पब्लिक का पैसा उसके अंदर लगा है। जहां पब्लिक का पैसा लगा है वहां इन्वेस्टर्स का लॉस हो जाएगा अगर कंपनी ने कोई भी फ्रॉड किया, किसी भी तरह की गड़बड़ी कंपनी में हुई, इससे सबसे पहले गाज गिरती है किसी भी सेक्शन की लिस्टेड कंपनीज पे। तो लिस्टेड कंपनी पे रोटेशन अप्लाई करेगा, ठीक है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, एक ऐसी पब्लिक कंपनी जो अनलिस्टेड है, लिस्टिंग नहीं हुई लेकिन वो पब्लिक है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कोई अनलिस्टेड कंपनी और वो पब्लिक कंपनी हो? अरे पब्लिक तो तभी होगी जब पब्लिक से पैसा उठाओगे, और पब्लिक से पैसा कैसे कब उठाओगे? जब लिस्टिंग करोगे। तो ये समझ में नहीं आया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, क्या ये वो गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है? क्या ये वो कंपनी है? नहीं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, गवर्नमेंट कंपनी अलग है, वो तो गवर्नमेंट कंपनी होती है भाई, ये पब्लिक कंपनी है। अब सुनो बात, पब्लिक से पैसा उठाने के दो तरीके। नंबर 1, अपना लिस्टिंग करा दो स्टॉक एक्सचेंज में, और लिस्टिंग करा के पब्लिक से शेयर इश्यू करो और उनसे पैसा रेज कर लो। तरीका नंबर 2, लिस्टिंग मत कराओ, बहुत लेंदी प्रोसीजर होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तुम सिंपली ये करो, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करो, और पब्लिक को जैसे फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में बनवाते हो ना, वैसे एक होता है कॉर्पोरेट डिपॉजिट। कंपनी से आपसे पैसा लेती है, आपको फिक्स ब्याज देती है, वो कर लो, तो भी आप पब्लिक कंपनी बन गए, क्योंकि तब भी पब्लिक का पैसा आप में है। एक लिस्टिंग के केस में शेयर कैपिटल की तरह, और इस केस में लोन की तरह, एक तरह से आपने कंपनी लोगों से लोन लिया है। कॉर्पोरेट डिपॉजिट इज जस्ट लाइक अ लोन। तो तब भी क्या आप पब्लिक कंपनी बन गए? हाँ। अच्छा, तब भी क्या आपका पैसा रिस्क में है? ओ, लोन का मैंडेटरी रीपेमेंट होता है, ठीक है, लोन में कोई रिस्क नहीं होता। लोन तो कंपनी मैंडेटरी रीपे करेगी ना, है ना? तो जब वो लोन तो रीपे करेगी तो उसमें काहे की बात कर रहे हैं? रिस्क तो शेयर कैपिटल में होता है ना? लोन में तो कोई रिस्क नहीं होता। अगर पब्लिक से लोन उठाए तो उसमें तो कोई रिस्क नहीं है। नालायक, अगर कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई, उसके पास पैसा बचा ही नहीं, उसने कोई फ्रॉड कर दिया जिसकी वजह से उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल लॉस में आ गए, तब क्या आपका लोन का पैसा वापस आएगा? नहीं आएगा। तो जहां पब्लिक से लोन लेते हो वहां भी रिस्क है भाई, पब्लिक का रिस्क है, पब्लिक का पैसा डूब सकता है। आपने कोई भी फ्रॉड किया, आपने कहा मेरी सेल है 3 करोड़ और निकली 30 लाख, आपने फ्रॉड किया, कंपनी का पैसा तभी अनसेफ, पब्लिक का पैसा तभी अनसेफ है। तो दूसरा जो हमने इंपॉर्टेंट जिस कंपनी पे से अप्लाई किया वो क्या? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, और हैविंग बोरिंग्स और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और मोर। तो छोटी छोटी पब्लिक कंपनी नहीं, बड़ी बड़ी पब्लिक कंपनीज में हमने ये सेक्शन अप्लाई किया। या तो पेड अप शेयर कैपिटल होगा 10 करोड़ से ज्यादा का, या फिर बोरिंग्स और पब्लिक डिपॉजिट होंगे 50 करोड़ से ज्यादा का, उस पर रोटेशन अप्लाई करेगा। सर तो अगर मैं एक छोटी कंपनी हूं जो अनलिस्टेड है लेकिन पब्लिक है, छोटी कंपनी माने जिसका शेयर कैपिटल 10 करोड़ से कम है, तो मुझे रोटेशन करने की जरूरत नहीं है। फिर मतलब मैं अपने ऑडिटर्स को 30 साल 40 साल तक सेम ऑडिटर रख सकता हूं? हां, आप अपने ऑडिटर को सेम रख सकते हो, रोटेशन की आप पे कोई मैंडेटरी एप्लीकेशन नहीं है। आप अपने ऑडिटर को सेम भी रख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो रोटेशन कब अप्लाई होगा? जब या तो आप लिस्टेड कंपनी हो। अच्छा सुनना, लिस्टेड कंपनी में कोई मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है क्या? लिस्टेड कंपनी में कोई मॉनेटरी थ्रेशोल्ड है क्या? मॉनेटरी थ्रेशोल्ड का क्या मतलब? ये दिया हुआ है ना, शेयर कैपिटल इतने अमाउंट से ऊपर होना चाहिए, इसे बोलते हैं मॉनेटरी थ्रेशोल्ड। तो शेयर कैपिटल इतने अमाउंट से होना चाहिए, बोरिंग अमाउंट इतने से ऊपर होना चाहिए। क्या लिस्टेड कंपनी में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड है? नहीं सर, लिस्टेड कंपनी में ऐसा कोई थ्रेशोल्ड नहीं है।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में थ्रेशोल्ड है, अगर आप ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई करोगे तो ही आप रोटेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। और तीसरा, प्राइवेट कंपनीज मतलब जो पब्लिक से बिल्कुल भी पैसा रेज नहीं कर सकती, घर में फूफा, बुआ, चाचा, ताऊ, मौसी, भैया सब मिलके, घर के लोग मिलके प्राइवेट कंपनी खोलते हैं और उसके अंदर अपने इंटरनल बिजनेस करते हैं, उसे बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। उसके अंदर क्या है, हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ और मोर और हैविंग बोरिंग्स और पब्लिक डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ और मोर। अब सर एक बात बता दो, इन कंपनीज को रेगुलेट करने की क्या जरूरत है? तो घर घर के लोग हैं, ये अपने आप से फ्रॉड थोड़ी करेंगे। अरे तो घर घर के लोग हैं ना, प्राइवेट कंपनी मतलब घर घर के लोग, घर घर के मतलब दो दोस्तों ने मिलकर कंपनी खोली या 4-5 दोस्तों ने मिलकर कंपनी खोली या परिवार जनों ने मिलकर कंपनी खोली, तो ये तो घर घर के लोग हैं। इन केस में रेगुलेशन, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजन डालने की क्या जरूरत? एब्सोल्युटली। अरे सुनो, इन्होंने पब्लिक से तो पैसा नहीं उठाया, लेकिन क्या इनके फ्यूचर में जाके क्रेडिटर्स होंगे? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये आईसीआईसीआई बैंक से, पब्लिक से लोन नहीं ले सकते क्योंकि पब्लिक कंपनी होगी तो पब्लिक से, लेकिन क्या आईसीआईसीआई बैंक से जाके लोन ले सकते हैं? क्या एचडीएफसी बैंक से जाके लोन ले सकते हैं? क्या इन्हें गवर्नमेंट को इनकम टैक्स भरना पड़ेगा? क्या इनको टीडीएस भरना पड़ेगा गवर्नमेंट को? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मनु को बेसिक भी नहीं याद है। हाँ, तो टीडीएस भरना पड़ेगा क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को? भरना पड़ेगा। तो अगर ये चीजें लायबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेंगी, इन्होंने नहीं फुलफिल करी तो अगेन लॉस होगा। गवर्नमेंट का लॉस भी पब्लिक का लॉस ही माना जाता है, आईसीआईसीआई बैंक का लॉस भी पब्लिक का लॉस माना जाएगा, क्रेडिटर्स का लॉस भी पब्लिक का लॉस माना जाएगा। तो इन कंपनीज को भी रेगुलेट करने की जरूरत है। पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ या उससे ज्यादा। बोरिंग इसकी कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ या ज्यादा। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, रोटेशन एप्लीकेबल होगा। सर मेरी तो बड़ी छोटी सी प्राइवेट कंपनी है, 10 करोड़ का टर्नओवर है, 10 करोड़ का शेयर कैपिटल है, बहुत कम शेयर कैपिटल है, बहुत कम बोरिंग है, क्या मेरे पे रोटेशन अप्लाई करेगा? नहीं अप्लाई करेगा रोटेशन सिर्फ उन पे अप्लाई करेगा जिनका 50 करोड़ से ऊपर शेयर कैपिटल होगा और 50 करोड़ से ऊपर बोरिंग या पब्लिक डिपॉजिट होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैक्सिमम टेन्योर मतलब एक ऑडिटर का मैक्सिमम टर्म कितना रह सकता है? अगर वो होगा इंडिविजुअल ऑडिटर, ब्रैकेट में लिखना जरा, सोल प्रोप्राइटरशिप, जहां आपने नोटबुक में बनाया ना चार्ट, वहां पर ब्रैकेट में लिखो सोल प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल ऑडिटर, या एरो बना के कहीं भी आसपास लिखो सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जहां भी इंडिविजुअल ऑडिटर होगा वो मैक्सिमम कितने साल तक ऑडिटर रह सकता है? 5 साल तक ऑडिटर रह सकता है। 6th एजीएम में उसे नया ऑडिटर अपॉइंट करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये किन केसेस में होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप, भाई मैं सीए बना, मैं सीएम में बना, मैंने अपनी पार्टनरशिप फर्म खोली, किसी को पार्टनर नहीं बनाया, तो मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है, उसमें 5 साल तक आप ऑडिटर रह सकते हो। अच्छा, फर्म और एलएलपी ऑफ ऑडिटर, ये एलएलपी क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। तो या तो आप पार्टनरशिप फर्म हो या आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप हो। तो आपका टेन्योर कितना हो सकता है एज एन ऑडिटर एक कंपनी का? 2 टर्म्स ऑफ 5 years ईच, मतलब टोटल 10 years। अच्छा सुनना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया व्हाट इज द टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो तुम क्या लिखोगे? 10 years इज द टेन्योर ऑफ पार्टनरशिप फर्म लिख दोगे? ऐसा बिल्कुल भी मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगी। आपको इसी तरह लिखना है 2 टर्म्स ऑफ 5 years इज। सर फर्क क्या? ये क्या हुआ? ये फर्क क्या है? 10 years लिख दें, चाहे लिखें 2 टर्म्स ऑफ 5 year इच, ये क्या फर्क है सर? दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। फिर ऐसा क्यों कह रहे हो कि 2 टर्म्स ऑफ 5 year इच ही लिखना है? परफेक्ट, वेरी गुड। हम क्या करते हैं, हम 10 साल के लिए किसी ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करते भाई, हम पहले उसे 5 साल के लिए करेंगे और जब 6th एजीएम आएगी ना फिर उसे रीअपॉइंट करेंगे और वहां पर एजीएम में डिस्कस करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को बताएंगे कि ये जो हमारी सीए फर्म है या सीएमए फर्म है, जो भी ऑडिट फर्म है, इनके 3 पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं, 5 पार्टनर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म है, इस वजह से वी आर एलिजिबल टू रीअपॉइंट देम इन द नेक्स्ट एजीएम, ठीक है। तो लिखना ऐसा ही है एग्जाम में, 10 years मत लिख के आना, 10 years is not the right answer। फर्क समझ में आया? 10 years और 2 टर्म्स ऑफ 5 years में, दोनों में लीगल फर्क है भाई। हालांकि समय सेम है, समय अवधि सेम है, लेकिन दोनों में लीगल फर्क है। इसके अंदर है 2 टर्म्स ऑफ 5 years which means that you have to get reappointed at the 6th AGM। अच्छा, अब ना सेकंड टर्म भी खत्म हो गया। और सुनना, उस पार्टनरशिप फर्म के पता है कितने पार्टनर्स हैं? 15 पार्टनर्स हैं, बड़े सीनियर पार्टनर्स हैं, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। 2 टर्म्स खत्म हो गए, 3rd टर्म चालू हो रहा है, 3rd टर्म, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं, अरे हमारे तो 15 पार्टनर हैं, हमारे कोई 2-3 पार्टनर थोड़ी, हम कोई छोटे मोटे सीए थोड़ी, हम तो बहुत पुराने सीए हैं, प्लीज हमें 1 टर्म के लिए और अपॉइंट कर दो, 1 टर्म और। 15 पार्टनर्स हैं, 15 पार्टनर्स, 1 टर्म के लिए और अपॉइंट कर दो। कर दोगे क्या अपॉइंट? नॉट पॉसिबल।
नॉट पॉसिबल। 2 टर्म्स ऑफ 5 years एज खत्म होने के बाद कोई भी ऑडिटर हो, चाहे जितने भी पार्टनर्स हो, चाहे बहुत बड़ी फर्म हो, आप रीअपॉइंट नहीं हो सकते। रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स विल बी एप्लीकेबल ऑन यू। अच्छा, कूलिंग ऑफ पीरियड, क्या मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड? कूलिंग ऑफ वर्ड का क्या मतलब है? ठंडा होना पड़ता है, ठंडा होना पड़ता है। जब आपको गुस्सा होता है ना, जब आप एकदम गुस्से में हो, तो आप गुस्से से तमतमा रहे हो, आपने आपके साथ किसी ने बहुत बुरा किया, आप गुस्से से एकदम तमतमा रहे हो, आपका मन कर रहा है उसको थप्पड़ मारने का, आपको कोई पानी पिलाता है और थोड़ी समय के लिए कहता है तू बैठ जा, आराम से सोच ले क्या कर रहा है। होता है ना ऐसा? क्या आपके साथ ऐसा भी होता है कि आपको किसी पे बहुत गुस्सा आ रहा है और आप उस समय उसे गाली वाली देने वाले हो और आप बहुत गंदा उसको बोलने वाले हो कि उसने बहुत गलत किया आपके साथ, लेकिन आप जब 10 मिनट बैठ जाते हो और शांति से सोचते हो तो आपका मन बदल जाता है, आपको लगता है नहीं यार मुझे ऐसे गाली नहीं देनी चाहिए। क्या ऐसा भी होता है? ऑलवेज होता है, ऑलवेज। तुम जब भी एकदम गुस्से में हो तब अगर तुम कोई भी रिएक्शन दोगे वो हमेशा गलत रिएक्शन होगा। तो जब भी किसी का व्हाट्सएप मैसेज आए और व्हाट्सएप मैसेज देख के तुम आग बबूला हो जाओ कि ये क्या लिख रहा है, पागल है ये, इसमें दिमाग नहीं है, ये क्या लिख रहा है, तो उसी समय रिप्लाई करने के बजाय व्हाट्सएप बंद करके उसे साइड कर देना और उस डायलॉग को, जो भी उसने मारा या जो भी उसने बोला, उसे भूल जाना। सिर्फ 2 घंटे करना, 2 घंटे बाद जो तुम जवाब दोगे ना वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव और कहीं ज्यादा यहां लगने वाला होगा एज कंपेयर टू जो तभी तुमने जवाब दिया था। इसे बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। इस पीरियड को बोलते हैं जो आप रिलैक्स करते हो अपने गुस्से में आने के बाद, रिलैक्स जो करते हो, इसे बोलते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड, कि भाई शांत हो जाओ, थोड़े से ठंडे हो जाओ, उसके बाद वापस कंटिन्यू करना। तो देखो 5 साल मैंने कंपनी का ऑडिट किया, मैं एकदम तमतमा के गर्म हो रहा हूं कि हाँ मैं तो 6 साल भी कर दूंगा और इस बार तो मुझे अकाउंट्स देखने की भी जरूरत नहीं है। 5 साल अकाउंट्स देखे हैं इस कंपनी की रग रग से वाकिफ हूं, अब तो 6 साल अकाउंट्स भी देखने की जरूरत नहीं। तो एकदम आप में जोश है ना, एकदम आप में ये ना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं अबाउट दिस कंपनी, है ना। जैसे एक स्टूडेंट है, वो 1 महीना रेगुलर क्लास में आया, उसने रेगुलर चार्ट्स बनाए, टीचर एकदम कॉन्फिडेंट हो जाता है, हाँ ये स्टूडेंट बहुत तगड़ा स्टूडेंट है। पता लगे अगले हफ्ते वो एकदम लूज हो गया और टीचर कहता है यही बेस्ट स्टूडेंट है, इंतखाब सर आए, मैंने उनको बोला सर देखिए इसके रजिस्टर देखिए, उसका रजिस्टर सबसे ज्यादा गंदा निकला क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से उसने कुछ काम ही नहीं किया था। सो हमारा जो कॉन्फिडेंस हो जाता है ना 5 साल बाद, उसके बाद उसमें चाहिए होता है कूलिंग ऑफ, ताकि हमारा जो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में ना कन्वर्ट हो जाए। मुझे ये ना हो जाए अरे भाई ये कंपनी तो पक्का सही काम करेगी ही करेगी। तो हमें चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड, हर ऑडिटर को चाहिए कूलिंग ऑफ पीरियड, ताकि उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो और वो दोबारा उतनी रिग्रेसली ऑडिट कर सके जितना वो पहले कर रहा था। सो कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट क्या? 5 years फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ इनिशियल टर्म, जो आपकी इनिशियल टर्म है उससे 5 साल तक आपको उस कंपनी का ऑडिट नहीं करना। अब मुझे तुम बता दो व्हाट इज द इनिशियल टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल ऑडिटर? देखो पूरा बोलो, 1 term ऑफ 5 years, ठीक है, ऐसे बोलो 1 term ऑफ 5 years, कि दोनों में फर्क है। अच्छा, व्हाट इज द इनिशियल टर्म ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? परफेक्ट। कोई 10 years तो नहीं बोलने वाला, कोई तो नहीं कहता 10 years है टर्म, नहीं बनी 10 years नहीं है, 2 terms ऑफ 5 years ये हमारा वो है। अच्छा, तो 2 terms के बाद कितने साल का उसे रिलैक्स करना पड़ेगा कूलिंग ऑफ पीरियड? 5 years। और 1 term के बाद कितना करना पड़ेगा जो इंडिविजुअल है? एकदम दोनों के लिए 5 है, दोनों के लिए 5 है। ऐसा नहीं कि उसने 10 किया तो उसको 10 साल का कूलिंग ऑफ है, नहीं भी नहीं, उसके लिए भी 5, इसके लिए भी 5। कूलिंग ऑफ पीरियड का कॉन्सेप्ट और मतलब समझ में आया? और क्या तुम्हें ऐसा लगता है ये जरूरी है? हाँ सर बिल्कुल जरूरी है। अरे हम इंसान हैं, ऑडिटर भी इंसान है, ऑडिटर भी अपने माइंड में कोई प्री कंसीव्ड नोशन लेके चल सकता है। एक टीचर जब क्लास में आता है तो वो एक बच्चे के बारे में कुछ नोशन बनाता है जो हो सकता है बाद में बिल्कुल गलत निकले। अब मुझे भी लगता था मनु बहुत शरीफ है, जब मैंने एकदम पहले दिन आके इसको देखा था, आदित्य बदमाश लगता था, मनु तो बहुत शरीफ लगता था, मासूम चेहरा, टपक रही पपी फेस बना के इतने आगे बैठता था। लेकिन असलियत तो इसकी बाद में पता लगी ना, जो इसने करा क्लास में और जो देखा और फिर हमने जो देखा, फिर जो इसने ब्लश किया वो सब जो हमने देखा, तो बाद में इसकी असलियत पता लगी कि ये क्या कर रहा था ब्राइट विजन के अंदर आके। सो इसी तरह से हमारे को जब भी हम कोई ऑडिट करते हैं तो 5 साल ऑडिट करने के बाद 5 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड दे दो, ताकि उस ऑडिटर को भी हम कोशिश करें कि उस ऑडिटर का कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करें। अगर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया ना तो ऑडिट के लिए बहुत ज्यादा डेट्रीमेंटल होगी ये वाली चीज, ठीक है। दिस इज नोन एज कूलिंग ऑफ पीरियड। चलो, प्रोविजन ऑफ रोटेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिटर्स इन द सेम नेटवर्क एज दैट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। अब देखो भाई, वेरी स्मार्ट मूव। स्मार्ट मूव देखना, स्मार्ट मूव क्या है सुनना जरा, स्मार्ट मूव देखना भाई। ये है एक पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या है? ABCN कंपनी। पार्टनरशिप फर्म है ABCN कंपनी, ठीक है। ये एक पार्टनरशिप फर्म CA की पार्टनरशिप फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इसके 3 पार्टनर्स हैं ABC, ठीक है। इन्होंने एक कंपनी का ऑडिट किया, कंपनी का नाम है XYZ प्राइवेट लिमिटेड।
XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका इन्होंने ऑडिट किया, ठीक है। इनके 5 साल खत्म हो गए। जैसे इनके 5 साल खत्म हो गए, इन्होंने कहा यार हमें तो इस कंपनी का ऑडिट दोबारा करना है। क्या चकमा दें कंपनीज एक्ट को, क्या कुछ गड़बड़ करें, कुछ ऐसा करें, कुछ लूप होल निकालें कंपनीज एक्ट में जिससे कि हम सेम कंपनी का ऑडिट दोबारा कर पाए। क्या कुछ ऐसा करें कि हम सेम कंपनी का ऑडिट दोबारा कर पाए। तो क्या हुआ, मिस्टर ए ने इस कंपनी के परे एक और पार्टनरशिप फर्म खोल ली। उसके अंदर 2 नए पार्टनर्स को लाया, ए डी ई। ए तो कॉमन, एबीसी में भी ए डी ई में भी ए, ठीक है। अब की बार ए डी ई जो सीए फर्म है, उन्होंने XYZ से कहा अरे सुनो XYZ, तुम अपॉइंटमेंट अब इसमें कर लो अगले 5 साल। भाई पहले 2 टर्म्स में 5 साल, 5 साल के 2 साल, मतलब 10 साल तो एबीसी ने ऑडिट करा। उसके बाद जब एबीसी के रिटायरमेंट की बारी आई, तब एबीसी ने XYZ लिमिटेड से कहा सुनो XYZ प्राइवेट लिमिटेड, अब तुम पता है किससे ऑडिट करवा लो अपना, अब कौन ऑडिटर रख लो, एडीई। अरे बताना क्या एडीई और एबीसी में कोई लिंक है? हाँ, कॉमन पार्टनर, ए कॉमन पार्टनर है। सो अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपके सीए फर्म का नेटवर्क बना हुआ है, नेटवर्क मतलब जहां कॉमन पार्टनर्स हैं या सेम लोग चलाते हैं, मैनेजमेंट को चलाते हैं, कंट्रोल को चलाते हैं, सेम नेटवर्क में बहुत सारे कुछ लोगों ने मिलके पार्टनरशिप फर्म खोली। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं बड़ी बड़ी बिग फोर्स में क्या होता है। एक ही बिग फोर में जैसे मान लो केपीएमजी है, बीएसआर उनका इंडियन फर्म है, बीएसआर मतलब भारत एस राउत एंड कंपनी, केपीएमजी इस नाम से इंडिया में ऑडिट करती है, ठीक है। अब इन्होंने पता है इसी नाम की अलग अलग फर्म्स खोली हुई है, एक है बीएसआरआर, एक है बीएसएसआर। तो अपने ही पार्टनर्स को वो नाम चेंज करके नई नई पार्टनरशिप फर्म खोल देते हैं। इसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ सीए फर्म्स, इसको बोलते हैं नेटवर्क ऑफ सीए। तो ये प्रोवाइजो क्या कहता है, जरा प्रोवाइजो पढ़ना। प्रोवाइजो कहता है रोटेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल द ऑडिटर्स इन द सेम नेटवर्क। समझ में आई बात? तो समझो अगर XYZ का ऑडिट ABC नहीं कर सकता तो क्या ADE कर सकता है? नहीं, ADE भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ADE और ABC में क्या कोई कॉमन पार्टनर है? ए कॉमन पार्टनर है। फिर तो भाई बात एक ही हो गई, फिर तो ABC और ADE बात एक ही हो गई, कॉमन पार्टनर हो गया दोनों में। तो लॉ ने क्या बोला, अगर ABC ऑडिट नहीं कर सकती XYZ का तो ADE भी ऑडिट नहीं कर पाएगी। दिस इज नोन एज नेटवर्क पार्टनर्स, नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यह है नेटवर्क ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ में आई बात? और लॉजिकल बात लगी क्या? क्या ये प्रोविजन अगर ना होता तो ऑडिटर्स कोई फ्रॉड कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। एक ही कंपनी का 20 साल ऑडिट कर सकते थे अपने नेटवर्क पार्टनर के साथ ऑडिट करते हुए। सो क्या कहा गया, प्रोविजन ऑफ रोटेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑडिटर्स इन द सेम नेटवर्क एज दैट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर का जो नेटवर्क होगा उसके अंदर जितने भी नेटवर्क सीए फर्म्स होंगे सबके अंदर ऑडिट नहीं हो पाएगा। सेम नेटवर्क मींस कॉमन पार्टनर्स, कॉमन ब्रांड, ट्रेड नेम, कॉमन कंट्रोल। कोई भी कॉमन चीज है नहीं, कोई भी फर्म नहीं कर पाएगी सेम नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट, द मेंबर्स ऑफ कंपनी मे रिजॉल्व दैट ऑडिटिंग पार्टनर एंड ऑडिट टीम शैल बी रोटेटेड एट सच इंटरवल एज मे बी रिजॉल्व। तो भाई एक चीज हो सकती, ठीक है, 5 साल तक एक ही ऑडिटर ऑडिट करेगा। अब कई बार कंपनीज पता है क्या रिक्वेस्ट कर देती हैं उन वाले ऑडिटर्स से कि एटलीस्ट चलो 5 साल तक आप सेम हो, लेकिन हर साल मुझे एक नया पार्टनर चाहिए, टीम को चेंज कर दो, ताकि हर साल कोई नई टीम आए और वो नए लहजे से, नए व्यू से मेरा अकाउंट्स देख सके। तो मतलब रोटेशन के अंदर भी रोटेशन। तो ये प्रोविजन कंपनीज एक्ट ने कहा हम मैंडेटरी नहीं कर रहे, लेकिन अगर सीएफओ चाहे, अगर कंपनी चाहे तो ये कर सकता है। मतलब हर साल रोटेशन, हर साल वो बोल दे कि भाई जैसे 3 पार्टनर है ए बी सी, ईयर 1 में ए ने ऑडिट किया, ईयर 2 के लिए बोले बी ऑडिट कर ले, ईयर 3 के लिए बोले सी ऑडिट कर ले। इससे क्या होगा, कम से कम लोग तो अलग अलग होंगे ना जो ऑडिट कर रहे होंगे। तो ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है भाई, ये ऑप्शनल है। हाँ, कंपनी ऐसा इसलिए चाहेगी क्योंकि कंपनी वैरायटी चाहती है और नई नई चीजें वो चाहती है हमारे अकाउंट्स में निकलें। कुछ तो गलती निकले ना, पहले वाले ने निकाली, हो सकता है दूसरा वाला निकाल दे, हो सकता है तीसरे वाला निकाल दे, सबका स्टाइल अलग अलग होता है, उनका इंप्रूवमेंट हो। कंपनी अगर इससे, हर कंपनी अगर ऑडिट को पॉजिटिवली लेती है तो बहुत बेनिफिट करती है। मैंने अपनी लाइफ में जितनी कंपनीज देखी हैं, मैंने जितने कंपनीज का ऑडिट किया है, सब ऑडिट को नेगेटिवली लेती हैं 90%। अगर वो पॉजिटिव, जैसे तुम लोग को मैं बोलूं टेस्ट है कल ऑडिट का, देखो कैसा मुंह सड़ा लिया इसने, गंदा सा। टेस्ट के नाम से ही मुंह सड़ जाता है, जैसे पता नहीं क्या गंदी सी कोई चीज तुम्हारे सामने बोल दी हो। टेस्ट के सामने गंदी सी फीलिंग अंदर से आने लगती है।
तो अगर उसी टेस्ट को तुम पॉजिटिवली ले लो तो फिर तुम्हारा एग्जाम एकदम बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं लोगे तब तक तुम्हारे को पता नहीं लगेगा क्या चीज है। तो जो कंपनी पॉजिटिवली लेगी वो रोटेशन को एक्सेप्ट करेगी, कहेगी हाँ हमारा रोटेशन होना चाहिए, प्लीज करो रोटेशन। और जो कंपनी रोटेशन को नेगेटिवली लेगी वो कहेगी नहीं भाई नहीं, रोटेशन अच्छा नहीं है, क्या हर बार नया बंदा आ जाता है, मुझे हर बार समझाना पड़ता है, हर बार कोई नई चीज आ जाती है। नहीं, एटीट्यूड पे डिपेंड करता है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द रिटायरिंग पार्टनर जॉइन्स अनदर फर्म, अगर एक रिटायरिंग पार्टनर कोई और फर्म को ज्वाइन कर लेता है, एंड द अदर फर्म, देन द अदर फर्म इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। अभी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। तो भाई एबीसी थी और एक दूसरी फर्म थी XYZ, दो फर्म थी, एक थी एबीसी जो हमने ऊपर लिया जिसका एग्जांपल, एक थी XYZ। अब एबीसी ने एक कंपनी का ऑडिट किया और फिर ना ऑडिट करने के बाद एक पार्टनर जो ए था ना, उसने एबीसी छोड़ के XYZ ज्वाइन कर ली। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो हो सकता है एक पार्टनर दूसरे पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन कर सकता है। फिर मिस्टर ए ने कॉल किया उस कंपनी को जिसका उसने ऑडिट किया था और उसको बोला सुनो कंपनी, अब तुम अपना ऑडिट किससे करा लो, XYZ से अपना ऑडिट करवा लो। बताओ क्या ये अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए भाई। अभी ए का टर्म खत्म हुआ है और वो अपनी पुरानी पार्टनरशिप फर्म में ऑडिट करके आया है। अब अगर उसने नई फर्म ज्वाइन कर ली तो क्या नई फर्म को अलाउड होना चाहिए ऑडिट करना? नहीं होना चाहिए। अगेन वही लॉजिक कि यहां पर कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं दिया जाएगा और रोटेशन का मिस यूज किया जा रहा है। हाँ जी, किसने ऑडिट नहीं किया? हाँ हाँ, नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो कॉमन हो गई ना। अपॉइंटमेंट में तो पार्टनरशिप फर्म का नाम आता है ना, पार्टनरशिप फर्म में तो पूरी पूरी फर्म का नाम आ रहा है और उस फर्म का एक कंपोनेंट, एक बंदा वो है जो पुरानी वाली पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर था। तो अगर तुम कहते हो सर मैं डी को भेजूंगा, मैं ए को भेजूंगा ही नहीं, तुम ये कह रहे हो ना सर मैं तो इस वाले पार्टनर को भेजूंगा, जो ए नया पार्टनर आया मैं उसे भेजूंगा नहीं, वो तो ऑडिट करेगा ही नहीं। हाँ, किसी और फॉर्म में गया है, जैसे हमारे एग्जांपल में ए ने XYZ ज्वाइन करी थी। ठीक है, आगे नहीं हो सकता ना, यही तो प्रोविजन है हमारा। प्रोविजन यही तो है कि डी है जो पुरानी वाली फॉर्म में था वो गया नई वाली फॉर्म में, तो जो नई वाली फॉर्म है उसके अंदर भी कोई भी अपॉइंट नहीं हो सकता एज द ऑडिटर ऑफ द सेम कंपनी जिसका पुरानी वाली फॉर्म ने ऑडिट किया था। नहीं हो सकता क्योंकि पार्टनर तो सेम हो गया ना, पुराने वाला पार्टनर नया वाला पार्टनर सेम हो गया ना, मैं सेम पार्टनर नहीं रख सकता, सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, रोटेशन के प्रोविजन समझ में आए क्लियरली? बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन फ्रॉम एन एग्जाम स्टैंड पॉइंट। चलो अब जरा एक छोटा सा प्रोविजन देखते हैं, कंडीशन फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर। तो क्या हम रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं रिटायरिंग पार्टनर का? रिटायरिंग ऑडिटर का क्या रीअपॉइंटमेंट कर सकते हैं? हाँ सर, अगर पार्टनरशिप फर्म है और उसका एक टर्म बचा हुआ है तो कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल फर्म है तो उसका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है क्या? इंडिविजुअल का नहीं हो सकता। इंडिविजुअल का 5 साल खत्म हुए बात खत्म, वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म है क्या वो रीअपॉइंट हो सकती है? कितने टर्म के लिए और रीअपॉइंट हो सकती है? एक टर्म के लिए और रीअपॉइंट हो सकती है। एक टर्म खत्म हुआ, रिजाइन हुआ, रिजाइन नहीं, एक्सपायरी हुई, और कितने टर्म के लिए और अपॉइंट हो जाएगा? एक टर्म के। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं इन रीअपॉइंटमेंट की। So conditions for reappointment of retiring auditor. Number 1, he should not be disqualified from reappointment. एक एग्जाम्पल दे दो जहां पर रीअपॉइंटमेंट के वक्त एक ऑडिटर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एक एग्जाम्पल दे दो। डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ, डेथ हुआ। एक एग्जाम्पल दे दो जहां पर फर्स्ट रीअपॉइंटमेंट के बाद वो ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भाई अब तुम घर जाओ, अब तुम दोबारा रिअपॉइंट नहीं हो सकते। परफेक्ट, इंडिविजुअल ऑडिटर। अरे इंडिविजुअल ऑडिटर एग्जांपल है ना इस चीज का कि ये ऑडिटर फर्स्ट अपने टेन्योर खत्म होने के बाद डिस्क्वालीफाई हो गया, अब ये रीअपॉइंट हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहली कंडीशन, ही शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट। क्या फर्स्ट ऑडिटर अगर इंडिविजुअल होता है क्या वो ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन से मिल जाती है रीअपॉइंटमेंट की? हाँ जी, ही इज डिस्क्वालीफाइड, वो कभी रीअपॉइंट नहीं हो सकता। सेकंड, ही हैज नॉट बीन गिवन नोटिस फॉर हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड। तो भाई पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, लेकिन उसने अपने नोटिस दे दिया कंपनी को कि हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते, हमारे पास और कोई काम है, कोई भी रीजन है, हम रीअपॉइंट नहीं होना चाहते। यह कंडीशन नंबर 2। ही मतलब ऑडिटर, ऑडिटर हैज गिवन नोटिस ऑफ हिज अनविलिंगनेस। ऑडिटर ने कह दिया भाई मैं विलिंग नहीं हूं, मैं रीअपॉइंट नहीं होना चाहता, तो वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता।
Third, a special resolution has not been passed appointing some other auditor and providing that he shall not be reappointed. तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है आपने पुराने वाले ऑडिटर को पुराने वाले ऑडिटर की एक्सपायरी हुई, 5 साल खत्म हो गए, अब 6th AGM कंडक्ट होने से पहले ही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में EGM में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू या AGM में स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आपने नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया. अगर आपने नया ऑडिटर अपॉइंट कर लिया तो क्या पुराना ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता. सो 3 कंडीशन है जिसके तहत आप पुराने वाले ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर सकते. लास्ट कंडीशन दोबारा एक बार देखना, अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन पास्ड, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है जिसमें आपने किसी और ऑडिटर को, सम अदर ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया है. तो अगर अपॉइंट कर लिया तो बात ही क्यों करते हो रीअपॉइंटमेंट की? आपने तो दूसरा वाला चूज कर लिया ना, अब क्या बात आती है रीअपॉइंटमेंट? तो रीअपॉइंटमेंट की बात आती नहीं है. और प्रोवाइडिंग दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड, तो स्पेशल रेजोल्यूशन ये भी पास हो सकता है कि अब हम पुराने वाले ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे. शेयर होल्डर्स को भाई वो ऑडिटर अच्छा नहीं लगा, शेयर होल्डर्स ने उसमें कुछ कमी निकाली, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकाली, उसने कहा पुराने वाले ऑडिटर को हम रीअपॉइंट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो पुराना वाला ऑडिटर रीअपॉइंट नहीं हो सकता, रिटायरिंग पार्टनर रीअपॉइंट नहीं हो सकता. अच्छा, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट ऑफ अ कंपनी ऑडिटर, एक कंपनी ऑडिटर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट भी हो जाता है. आप सुनना, पार्टनरशिप फर्म एक ऑडिटर है, एक टेन्योर खत्म हो गया, 1 टर्म खत्म हो गया. जब 1 टर्म खत्म हुआ तो उसका अगला टर्म क्या वो ले सकता है? हाँ सर, बिल्कुल ले सकता है. अच्छा, अब क्या हुआ, जब अगली AGM हुई तब उसको अपॉइंट करना भूल गए. गलती तो सबसे हो सकती है, सबने एज्यूम किया था अरे तो 10 साल के लिए आया हुआ है, 10 साल हम इसको अब ऑडिटर रखेंगे, तो अगली AGM में उसको रीअपॉइंट नहीं किया. तो वहां पर एक कंपनीज एक्ट ने प्रोविजन बना दिया, क्योंकि इट इज मैंडेटरी कि हमारे गेट पे गार्ड हमेशा खड़ा रहे, ये मैंडेटरी है. तो एक क्या बना दिया, प्रोविजन बना दिया, वेयर एट एनी AGM, अगर किसी भी AGM पे एन ऑडिटर इज नॉट अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, अगर ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हुआ, सब्सिक्वेंट की बात हो रही है, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी. अगर रीअपॉइंटमेंट नहीं हुआ किसी भी AGM पे तो जो एग्जिस्टिंग ऑडिटर है वो ही कंटिन्यू करेगा एज द न्यू ऑडिटर. अब यहां पर आ जाता है एक पंगा, सुनना पंगा क्या, अगर तो वो ऑडिटर पार्टनरशिप फर्म है तो हमें रीअपॉइंटमेंट में कोई दिक्कत ही नहीं है. फिर तो अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो गया तो भी ठीक है, तो भी कोई टेंशन नहीं है. दिक्कत आती है इंडिविजुअल ऑडिटर पे. अब सोचो इंडिविजुअल ऑडिटर है, AGM आ गई 6th, ऑटोमेटिक उसकी एक्सपायरी हो गई, अब मुझे करना था नया ऑडिटर अपॉइंट, मैं भूल गया करना. अब क्या होगा? इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है अगेन द सेम इंडिविजुअल ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड, वही इंडिविजुअल ऑडिटर अपॉइंट होगा. और फिर गवर्नमेंट ने आगे टाइमलाइन दी कि इतने टाइमलाइन तक आपको दोबारा EGM करनी पड़ेगी और दोबारा उसके अंदर एक नया ऑडिटर अपॉइंट करो. लेकिन फिलहाल गेट खाली नहीं छोड़ सकते. सुनो, अल्टीमेट एम क्या है, गेट खाली नहीं छोड़ सकते. हम ऐसा नहीं कर सकते कि कंपनी में एक भी मिनट, एक भी सेकंड, एक भी पल ऑडिटर ना हो, ऐसा नहीं कर सकते. हमेशा हम एक नए गार्ड चाहते हैं जो हमारी कंपनी के बाहर हमेशा खड़ा रहे, तो उसके लिए ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट का प्रोविजन कंपनीज एक्ट में डाला. अच्छा सुनना, ऐसा नहीं कि सर अगर ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा फिर तो मैं इजी है, मैं तो सर करूंगा ही नहीं अपॉइंटमेंट, अरे ऑटोमेटिक होता रहेगा, मैं करूंगा ही नहीं. नहीं, इस प्रोविजन की पेनल्टी लगती है. अगर आप रीअपॉइंटमेंट करना भूल गए आपको पेनल्टी लगेगी, प्रोसिक्यूशन होगा, डायरेक्टर्स का, जो कंपनी के MD होंगे उनका पेनल्टी होगी. तो ये मत सोचना ये तो बड़ा आसान तरीका है, मैं अपॉइंट करता ही नहीं, रीअपॉइंट होता जाएगा वो बंदा. नहीं, आपको पेनल्टी लगेगी. ये तो सिर्फ इसलिए प्रोविजन बनाया गया कि कम से कम ये हो कि गार्ड हमेशा बाहर खड़ा रहे. जब तक गार्ड खड़ा रहेगा, क्योंकि पुराना ऑडिटर तो कह के चला जाएगा नमस्ते मेरा टेन्योर खत्म हुआ. नहीं, पुराने ऑडिटर को जाना नहीं है जब तक नया ऑडिटर नहीं आ जाता. जब तक नया ऑडिटर नहीं आएगा पुराना गार्ड खड़ा रहेगा, पुराना ऑडिटर खड़ा रहेगा. इसलिए प्रोविजन लगाया गया, ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट. हाँ जी, हाँ हाँ, नेक्स्ट AGM 5 years नहीं, क्योंकि वो तो सेम हो गया ना, वो तो डिस्क्वालीफाई हो गया अगर इंडिविजुअल हुआ तो. ओनली टिल नेक्स्ट AGM. नहीं 2 टर्म्स नहीं ना. अच्छा 2 टर्म्स खत्म हो गए. हाँ तो उसके बाद फिर जो कंपनी है वो रीअपॉइंट करना भूल गई, कंटिन्यू जब तक एक नया नहीं आता, जब तक गवर्नमेंट ने उनको बिल्कुल टाइमलाइन दी हुई है तब तक एग्जिस्टिंग वाला कंटिन्यू. ठीक है, चलो नेक्स्ट. पार्टनरशिप है तो उसमें जैसे 3 पार्टनर हैं, हाँ. ठीक है, तो एक पार्टनर का 2 टर्म जो है टेन्योर हाँ, हो गया, हाँ. तो वो दूसरा वाला कर सकता है कंटिन्यू उसी कंपनी में. देखो पार्टनर स्पेसिफिक नहीं होता, पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफिक होता है. पार्टनर 4 हैं लेकिन पार्टनरशिप फर्म तो एक ही है ना. अब ब्राइट विजन एकेडमी है, इसमें
फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, 3 है, ठीक है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि फाइनल तो बिल्कुल अलग है भाई, फाइनल अलग है, फाउंडेशन अलग है, इंटर अलग है? नहीं ना, वो है तो एक ही अम्ब्रेला में ना। तो पार्टनरशिप फर्म एक है, पूरी पार्टनरशिप अलाउड नहीं है, पूरी पार्टनरशिप फर्म अलाउड नहीं है, उसका कोई भी ऑडिटर अलाउड नहीं है, ठीक है। रिमूवल ऑफ कंपनी ऑडिटर, क्या हमने लास्ट क्लास में ये वाला सेक्शन करा था? तो क्या तुम लोग बता सकते हो रिमूवल एक्सपायरी के अगर बाद करें तो उसका क्या प्रोविजन है? अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म के बाद हम रिमूव करें तो उसका क्या प्रोविजन है? कोई प्रोविजन नहीं है सर। रिमूवल कैन हैपन ओनली बिफोर एक्सपायरी, आफ्टर एक्सपायरी रिमूवल हो ही नहीं सकता। रीजन मानसी बताएगी, रीजन बताओ। अच्छा, तो रीजन बता दो, रिमूवल के बाद एक्सपायरी क्यों नहीं, एक्सपायरी के बाद रिमूवल क्यों नहीं हो सकता? ऑटोमेटिक एक्सपायरी है सर, रिमूवल की जरूरत ही नहीं है अगर एक्सपायरी हो चुकी है तो। क्या एक्सपायरी के बिफोर हम ऑडिटर को निकाल सकते हैं? क्यों निकालना चाहते हो? 5 साल से पहले रखे रहने दो, भला आदमी कर रहा है काम, क्यों निकालना चाहते हो? सर कोई भी रीजन हो सकता है, इनएफिशिएंसी हो सकती है, उसके लोग मिसबिहेव कर सकते हैं आपके साथ, ऐसा कुछ हो सकता है, या केयरलेसनेस के साथ काम कर रहे हैं, या कोई भी गड़बड़ कर रहे हैं, कोई फ्रॉड पता लग गया उसका, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है। हम कहते हैं नहीं ये ऑर्डर हमें नहीं चाहिए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। करोगे क्या? ड्यू टू रीजन अदर देन रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन के अलावा रीजन है। अच्छा, रेजिग्नेशन क्यों इतना एम्फेसिस दिया जाता है रेजिग्नेशन पे कि रेजिग्नेशन के वक्त हमें स्पेशल अप्रूवल चाहिए? क्यों? कि सर शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा रिजाइन क्यों किया। क्या डेथ के लिए बताना पड़ेगा क्यों किया? क्या डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बताना पड़ेगा क्यों किया? नहीं बताना पड़ेगा। सो रीजंस अदर देन रेजोल्यूशन, बोर्ड रेजोल्यूशन टू बी पास्ड, एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म ADD2 में एप्लीकेशन होगी विद इन 30 डेज ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन, एंड स्पेशल रेजोल्यूशन इन द AGM विद इन 60 डेज ऑफ रिसीट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ऑडिटर टू फाइल अ स्टेटमेंट इन फॉर्म ADD3 विद कंपनी एंड रजिस्ट्रार, CAG ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। तो अगर रेजिग्नेशन है तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को ADD3 में रीजन बताना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्यों रिजाइन कर रहे हो भाई, क्यों अपना काम छोड़ के जा रहे हो, बताना पड़ेगा। अच्छा, क्या ट्रिब्यूनल के पास पावर है ऑडिटर को रिमूव करने की? ट्रिब्यूनल होता कौन है ऑडिटर को रिमूव करने वाला? कोर्ट है, तो भाई उसको क्यों ऑडिटर को रिमूव करने की पावर दे दी गई? सर किसी पर्सन ने किसी ऑर्डर को फ्रॉड पकड़ लिया और केस करा। और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ? ट्रिब्यूनल के पास कौन जाएगा ये गुहार लेके? हाँ, और कोई भी कंसर्न्ड पर्सन जो कंपनी का होगा, जैसे क्रेडिटर्स, जैसे शेयर होल्डर्स, जैसे एम्प्लॉइज, वो कहेंगे हमारी सुनी नहीं रहे भाई, ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और शेयर होल्डर, ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर घपला कर रहे हैं, हमारी सुनी नहीं रहे, तो वो जा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास। क्रेडिटर्स जा सकते हैं, जिनसे लोन लिया है, जो लेंडर्स हैं वो जाते हैं ट्रिब्यूनल के पास और कहते हैं भाई इस कंपनी का देखो, इसके अंदर जो ऑडिटर्स हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो ADT ट्रिब्यूनल कैन ऑर्डर रिमूवल ऑफ द ऑडिटर बिफोर हिज एक्सपायरी ऑफ द टर्म। तो या तो बात मान लो एक्सपायरी कर दो ढंग से, जो तरीका है जो फर्स्ट हमारे में दिया हुआ है रिमूवल ऑफ ऑर्डर बिफोर एक्सपायरी, या तो ढंग से एक्सपायर कर दो। अगर आपने ढंग से एक्सपायर नहीं किया तो एम्प्लॉइज के पास, क्रेडिटर्स के पास, लेंडर्स के पास राइट है, वो ट्रिब्यूनल के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं इस ऑडिटर को निकाला जाए। सो एप्लीकेशन इज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन। अच्छा सुनो, कोई राह चलता ऐसा बोल सकता है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑडिटर को निकाल दो भाई, बेकार है, अच्छे नहीं है। टाटा मोटर्स के ऑडिटर्स को निकाल दो, अच्छे नहीं है। क्या राह चलता कोई ऐसा बोलेगा? एग्रीव्ड पार्टी ही बोल सकता है, ओनली एग्रीव्ड पार्टी और द कंसर्न पार्टी, जिस पार्टी का कोई इंटरेस्ट है उसमें, जिस जो इंटरेस्ट गड़बड़ा रहा है वही बोल सकता है, ठीक है। सो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है या एनी अदर पर्सन फॉर चेंज इन ऑर्डर विद द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल टू पास एन ऑर्डर फॉर रिमूवल ऑफ ऑर्डर विद इन 15 डेज ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन। ऑर्डर शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑर्डर ऑफ एनी कंपनी। एनी को बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना। एक बार ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दिया कि ये ऑडिटर नहीं रहेगा, तो वो ऑर्डर सिर्फ उस कंपनी पे अप्लाई करेगा या पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सब पे अप्लाई करेगा? पूरे इंडिया में जितनी भी कंपनीज हैं सब पे अप्लाई करेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। और लास्ट है, ऑडिटर इज लायबल टू एक्शन अंडर सेक्शन 447 विच इज द पेनल्टी सेक्शन। पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन 447 में अप्लाई होती है।